दोस्तों नमस्कार। नाथ जी क्रिएशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक खास वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो पंचबली निकलती है उसमें कौवों का भी ग्रास निकाला जाता है और आजकल हमारे आसपास बिल्कुल भी कौवे नज़र नहीं आते हैं। कौवे नहीं, बहुत सारे पक्षी बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन इस समय हम बात करेंगे कौवों की। तो कौवे आजकल बिल्कुल हमारी छतों पर नज़र नहीं आते हैं। हम कौवों का जो ग्रास है श्राद्ध पक्ष में जो हम निकालते हैं उसको लेकर हम दूर दराज जाते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर। इस समय मैं सुजानगढ़ के भोजलाई बास के शमशान घाट में हूँ, जहाँ पर एक स्थान बनाया हुआ है और वह पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ बहुत सारे जो कौवे इकट्ठे होते हैं, तो उनको पंचबली का जो ग्रास है वो यहाँ दे करके जाते हैं। मित्रों, हम यहाँ पर अपनी इतिश्री कर लेते हैं और यहाँ कौवों का ग्रास देकर चले जाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर हमारे आसपास से कौवे कहाँ चले गए। हमारी कॉलोनियों में, हमारी छतों पर, हमारी बिल्डिंग्स पर जो बहुत सारे कौवे, बहुत सारे पक्षी जो नज़र आते थे, अब वो कहाँ चले गए। दरअसल इनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। इस पर हमारी ये खास डॉक्यूमेंट्री है। हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, प्राणी शास्त्र के ज्ञाताओं से, साथ ही श्राद्ध पक्ष से जुड़ा हुआ पक्षी है, श्राद्ध का राजा कहा जाता है, तो हम पंडित जी से बात करेंगे। हम इस क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों से बात करेंगे जो इन मूक पक्षियों के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं श्राद्ध पक्ष के राजा कौवे के बारे में, और जो दूसरे पक्षी है वो जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में ये खास वीडियो। छतों पर आजकल छोटी चिड़िया नजर नहीं आती। श्राद्ध की पंचबली के ग्रास के लिए कौवों को ढूंढना पड़ता है। मोर का नृत्य अब किसी दुर्लभ वीडियो में ही नजर आता है। गिद्ध, गोरैया, मैना, बुलबुल, उल्लू अब कहीं नहीं दिखते। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण विलुप्त होने की कगार पर है। पर क्या हम इस बारे में गंभीर हैं? क्या पशु पक्षियों की प्रजातियों का तेजी से नष्ट होना सृष्टि के अंत की तरफ इशारा नहीं करता? हाँ, इसके पीछे मुख्य जो कारण है इसमें, एक तो वो है इसका हैबिटेट लॉस। कौवा का जो आवास और वासस्थान होता है, क्योंकि ये जनरली जो ब्रीडिंग करते हैं पीपल के पेड़ पे करते हैं, नीम के पेड़ पे करते हैं, और शहरों में नई नई बस्तियां बस रही है, इसको अंदर पेड़ पौधे सारे जड़ से काट दिए जाते हैं, तो इनका जो ब्रीडिंग हैबिटेट है वो डैमेज हो गया है, सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके नष्ट होने के कारण इनकी एक तो ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है। दूसरी, पक्षियों में क्या होता है कि होम और किचन की सिस्टम होता है। होम और किचन यानी होम तो वो जगह होती है जहाँ पर ये पक्षी रात को रेस्ट करते हैं, और किचन वो जगह होती है जहाँ पर ये खाना पीना पसंद करते हैं। अब चूँकि इनकी जो फीडिंग हैबिटेट है वो भी चेंज हो गई है, और जो डेड बॉडी जो है गायों की, भैंसों की, ये जनरली सिटी के बाहर डाल देते हैं, तो ये मरे जानवर है, इनके अंदर पेस्टिसाइड से बहुत आ रहा है। विशेषकर जो फसलों में जो इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो ये पेस्टिसाइड इन मरे जानवरों के मांस के थ्रू इन क्रॉ के अंदर है वो डिपॉजिट हो रहा है। अब जो जो डिपॉजिट होता है तो इनकी फर्टिलिटी जो है, प्रजनन क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, और इनके जो अंडों के जो कवच होते हैं, कवच में कैल्शियम जो होता है, ये कवच भी बहुत दुर्बल प्रकार के, बहुत पतले प्रकार के, यानी डेलिकेट प्रकार के कवच इसके अंदर बन रहे हैं, और जरा सा लुढ़कते ही इनके अंडे जो होते हैं टूट जाते हैं। और कई बार तो ये भी देखा है कि मान लो एक क्रॉ ने, फीमेल क्रॉ ने 4 अंडे दिए, तो 4 अंडों में 2 तो इनफर्टाइल होते हैं, यानी फर्टिलाइज नहीं है, उनके अंदर बच्चे नहीं निकलते हैं, और 2 के अंदर बच्चे निकलते हैं। दूसरा एक कारण यह है कि अब इन दिनों जैसे ब्रीडिंग चल रही है, तो ब्रीडिंग के समय क्या होता है कि मेल और फीमेल जो जोड़े होते हैं वो अपने नेस्ट के आसपास ही रहते हैं। अब ये नहीं है कि भाई नेस्टिंग सीजन नहीं हो, ब्रीडिंग सीजन नहीं हो, तब तो क्या है, अभी एक क्रॉ का पैर मान ले उड़ के 1 किलोमीटर दूर भी चला गया भोजन के लिए, 2 किलोमीटर दूर भी चला गया। लेकिन ब्रीडिंग जब चलती है तो पूरे नेस्ट की जो देखभाल है, उनकी रखवाली है, उनका काम ये मेंबर बारी बारी करते हैं। अंडे को सेने का काम बारी बारी करेंगे, दिन में मेल भी इनको वेट कर रहा है, फीमेल भी इनको वेट कर रही है, और फिर जो अंडे से जो चूजा निकलेगा उस चूजे को फीडिंग भी करवाते हैं बारी बारी। तो उस केस में क्या होगा, नेस्ट जहाँ पर है, जिस पेड़ पे या जहाँ भी लोकेट है, उस नेस्ट के 100-200 मीटर के
डायमीटर में ये क्रो है वो फ्लाई करते हैं, ज़्यादा दूर फ्लाई नहीं करते हैं। अब ये नहीं कि घोंसला इनका यहाँ पर है और 2 किलोमीटर दूर ये मीट खाने जाएंगे और जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में नहीं है। तो इन दिनों इन क्रो की ब्रीडिंग चल रही है, ब्रीडिंग के कारण भी ये अपने नेस्ट को छोड़ करके आवासीय कॉलोनी में आते नहीं है। तो ये कुछ रीजन है जो कौवों की पॉपुलेशन की कमी के मेन कारण है। तो एक तो इनका आवास और वासस्थान है वो डैमेज हो गया सारा, पूरा हैबिटेट है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। और दूसरा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स कैरकस के थ्रू इनकी बॉडी में क्या है डिपॉजिट हो रहा है, और पेस्टिसाइड के डिपॉजिट होने से इनकी प्रजनन क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। इनके अंडों का कवच है वो पतला बन रहा है, और अंडे जो दिए जाते हैं उनमें 50% अंडे हैं वो इनफर्टाइल है, यानी उससे चूजे नहीं निकलेंगे, निषेचित अंडे नहीं है वो। तो ये इसकी संख्या के मेन कारण है। और घरों में जैसे आजकल चूहे निकलते हैं तो उनको मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स का यूज किया जाता है। ये मरे चूहे जो होते हैं ये कौवे खाते हैं, और कौवा है वो अपॉर्चुनिस्टिक फीडर है, ये सभी तरह के भोजन खाता है, मांसाहारी भी है, कीटहारी भी है, साग सब्जियां भी खा लेता है। तो ये कुछ इसके मेन रीजन है। और इसकी जनसंख्या वृद्धि के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन, विशेषकर नीम और पीपल, और इसके अलावा जो इनकी जो फीडिंग है वो एकदम हेल्दी होनी चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं हो। तो ये कुछ मेजर्स हैं, और आम जागरूक में इसके संरक्षण के प्रति, संवर्धन के प्रति प्रचार प्रसार करके, जागरूकता पैदा करके, इन बर्ड्स के प्रति सिंपैथी करके इनकी जो पॉपुलेशन है उसको अपन बढ़ा सकते हैं। ढूंढते हुए कौवे नहीं मिल रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ शहर में बढ़ते आधुनिकीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। वास्तविकता में जंगल और पेड़ों का कम होना और पशु पक्षियों का कम होना उसका कारण है। बड़े जो पेड़ थे पीपल के, बरगद के, ये कटे और सूखे, लेकिन लगाए नहीं गए। और जंगलों की स्थिति जो पूर्व में 13.5% थी, आजादी के समय वो घट करके लगभग मात्र 9% रह गई। सघनता जो 0.8 थी वो 9 रह गई, 0.2 रह गई। इसी तरह बढ़ते शहरीकरण और मोबाइल टावर और तारों के बिजली के जाल ने गुरैया की संख्या भी, मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 15 से 20% रह गई है। वहीं अनेक प्रकार की तितलियां, अनेक प्रकार की चिड़ियाएं, और खासकर घोड़ावण जो राज्य पक्षी कहा जाता है, उसे अभी भी राज्य का पक्षी का दर्जा दिया गया, जिसकी संख्या आजादी के समय 5000 थी, वह घट करके लगभग केवल 50 रह गई है। इस धरती का सर्वाधिक सुंदर पक्षी राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसकी संख्या जहरीले दाने से शिकार के कारण घट करके 40% रह गई है। 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। केवल राष्ट्रीय पक्षी के मोर पंख और इसके मांस के अधिक मांग के कारण राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या हो रही है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग पशु पक्षियों के प्रति लापरवाह होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति के असंतुलन को लेकर गंभीर हैं, और वे इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। मांगीलाल जी स्वामी हमारे साथ हैं, जो यहाँ भोजलाई बास शमशान घाट में अपनी बरसों से सेवाएं दे रहे हैं, खासकर पर्यावरण के क्षेत्र में, इस शमशान भूमि के रखरखाव में। और सबसे बड़ी जो सेवा है इनकी वो है पशु पक्षियों के बारे में। यहाँ जो पक्षी है, बहुत सारे पक्षी आते हैं, हज़ारों पक्षी यहाँ पर हैं, और उनके लिए ये भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही उनको किस तरह से उनको माहौल चाहिए इसका भी ये ध्यान रखते हैं। बात करेंगे हम पक्षियों की, क्योंकि हमारी ये खास डॉक्यूमेंट्री जो है मांगीलाल जी पक्षियों के बारे में है। श्राद्ध पक्ष में अक्सर हम देखते हैं कि लोग आपके यहाँ आते हैं, और जो कौवों का जो ग्रास है पंचबली में, जो हमारे सनातन में है, तो वो यहाँ पर लेकर आते हैं। आजकल घरों में कौवे नहीं दिखते, घरों की छतों पर, घरों के मुंडेर पर जो कौवे नज़र आते थे, आजकल वो बिल्कुल नहीं नज़र आते। मैं यहाँ आया तो कबूतरों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, बाहर से लोग आते थे, दाना डाल देते। मेरा पहले से पक्षियों में ध्यान था। मैं बिजली बोर्ड में सर्विस करता था, 15 साल में केस से रहा। वहाँ पर मैं कर्मचारियों से 1-2 रुपये लेके और कबूतरों में जुआन ला के डाल देता। 15 साल कबूतर यहाँ प्रवेश करते ही मैंने देखा क्या 5 रुपये बाजार में, बाजार में मैंने वहाँ से चंदा करता था। मैं 5,000 रुपये होते, उससे मैं 1-2 किलो जुआन डाल देता।
उसके बाद में मैंने हर दाग को जहाँ तक संभव दाग आता उसको अटेंड करता था। मैंने उनको मोटिवेट किया, उनसे मेरे पास पैसे आने शुरू हुए। मैं 20 कट्टे एक साथ लाता हूँ, अभी मैं 10-15 किलो ज्वार डेली कबूतर डालता हूँ। और ये जो नमकीन आप डालते हैं, अन्न की आप अच्छी व्यवस्था करते हैं, धान की आप अच्छी व्यवस्था करते हैं, नमकीन मैंने यहाँ देखी और सुना और आपने भी बताया, उसका क्या लॉजिक है? क्या इनको पसंद होती है? सुनो, कौवे हैं वो दाना नहीं खाते। अच्छा, बिल्कुल नहीं खाते दाना। तो कौवों के लिए हमने फिर नमकीन लानी शुरू की, भुजिया, मोटे भुजिया वो भुजिया ला के 2 किलो भुजिया डेली डालना शुरू कर दिया, फिर 1 किलो डालना शुरू किया। भुजिया खाने लगे ना, तो यहाँ पर फिर व्यवस्था मैंने जिताई इन लोगों की, जो नान बली है और जो करते थे, उनको कहा भाई इसी चौकी पर ला कर रखो। पहले क्या है, कहीं भी रख देते, तो अब कौवों के लिए है विशेष तौर से यहाँ ला के रखो। तो उधर से भी आने लगे और भुजिया भी आने लगे। भुजिया आने लगा, उसके बाद ये कौवे कोई के घर जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते, सबके सब है। उसमें मेरे पास 100 कौवे थे जी, आज भी है। फिर आज से 6 महीना पहले 100 कौवे और आ गए, पता नहीं कहाँ से आए जी। यहाँ 4-5 पॉइंट है, देखो 2 तो कबूतर खाने बने, एक तो उधर बना हुआ कबूतर खाना, एक इधर कबूतर खाना बना हुआ। ये भी ज्वार लाते हैं ये लोग, ज्वार डालते हैं, मैं भी ज्वार लाता हूँ। अभी उसको देखना आप, वहाँ पर खूब कबूतर आते हैं ज्वार खाने के लिए। स्वामी जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लेकर के चल रहे हैं कि हम श्राद्ध पक्ष की बात करें तो पंचबली में जो कौवे का ग्रास होता है, हम घर पे जब कौवा नहीं मिलता तो हम दूसरी जगह जाकर अपनी तीसरी कर लेते हैं, वहाँ पर उसको देकर आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आखिर कौवे जा कहाँ रहे हैं, आखिर पक्षी जा कहाँ रहे हैं। दरअसल इनकी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है, इनकी संख्या जो है लाखों में कम हो गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसका पता नहीं है, चिड़िया एक भी नहीं आती है, चिड़िया खत्म हो गई। गोरैया, चिड़ी छोटी चिड़िया गोरैया बढ़िया, जो भी अपनी चिड़िया यहाँ राजस्थान में, वो चिड़ी एक भी नहीं। क्या कान खत्म हो गई, ये पता, जैसे गिद्ध खत्म हो गई बिल्कुल। चिड़िया लोगों के घरों में जरूर जाती है, पर यहाँ मैंने एक भी चिड़ी तो नहीं देखी। 30 यहाँ पर मोर है, 30 मोर है यहाँ, और आए साल बढ़ते हैं। पिछले साल 3 फीमेल मोरनी है, उसने बच्चे दिए, 1 के 5, 1 के 3, 1 के 2, आज वो बड़े हो गए पूरे एकदम। अभी भी 1 है, उसके पीछे 2 बच्चे चल रहे हैं। यहाँ आज से 3 साल पहले 1 कोयल थी, सिर्फ 1 ही। 3 साल पहले नहीं, मैं आया उस समय से 1 कोयल थी। फिर उसके 1 बच्चा हुआ, 1 से 2 हुए, कब? आज से 3 साल पहले 2 हो गए, और अब उसके पास में 3 बच्चे और हो गए, 5 कोयल हो गए। मतलब पूरा रिकॉर्ड रखते हैं? हाँ, रिकॉर्ड है। कम से कम 100-150 तोते आते हैं। उन्नी मूल्य खत्म हो गई ना, वो चले गए, जहाँ जाना होगा चले गए जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी सेवा के बारे में बताया, यहाँ जो व्यवस्था है इनके बारे में बताया। मैं थोड़ा सा लॉजिकली बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, और उनके दाने की व्यवस्था, दाना पानी दोनों की, दाना पानी दोनों की रहने व्यवस्था की, है उनके लिए। रहने की पेड़ है ये जी। जैसा कि स्वामी जी ने यहाँ पे एक पॉइंट की बात करी है कि ऊंचे पेड़ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा खासकर कौवों के बारे में, जिनके बारे में ये हमारा पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा रहा है। कौवे हमेशा ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, और कौवे हमेशा ही ऊंचे पेड़ों पर जाकर बैठते हैं। आइए और पड़ताल करते हैं कि आखिर ये पक्षी कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं और कौन कौन लोग इनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बाहर से आते हैं, विदेशों से पक्षी आते हैं, देसी पक्षी हैं, इनके आवास के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहिए। जैसे पेड़ पे वो इनके परिंदे लगा दे, परिंदों के लिए जो पेड़ पे होते हैं ना, इनके ये घोंसले लगाओ। इनको अगर कहीं आप थोड़ा सा घायल देखो तो डॉक्टर से इनकी सेवा करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ। और इनके लिए जो इनके अनुकूल पर्यावरण हो, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, वो करना चाहिए। घरों पे भी आपको परिंदों के लिए घोंसले वाले आते हैं आजकल रेडीमेड, वो लगाने चाहिए। सबसे पहला कारण तो रेडिएशन। टावर, आजकल टावर बहुत ही ज़्यादा जगहों पे लगने लगे, और उनकी रेडिएशन की वजह से पक्षी मरते जा रहे हैं। इसके अलावा क्या लगता है आपको और क्या कारण हो सकता है? और पेड़ भी कम हो रहे हैं, इसलिए उन्हें घोंसला बनाने के लिए और अंडे देने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। क्या कर सकते हैं हम इनके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिन पे वो घोंसला बनाकर अपने अंडे दे सके, और ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी हो। और टावर मतलब फ़ोन का कम यूज़ करें, जिससे रेडिएशन कम हो।
पहले यहाँ पर घास वृक्ष ज़्यादा नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ 5-7 दुमियाँ थी। और मतलब 20 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। 20 साल के बाद में हमने ये सारे नीम वगैरह और सारे जितने वृक्ष लगाए हैं, जितनी ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं, उस वृक्षों की वजह से ही मतलब के अंदर जानवर यहाँ पर आते हैं। हर तरह के जानवर यहाँ पर रहते हैं। कोयल भी यहाँ पर रहती है, मैना को ये तोता तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तोता, चिड़िया, कौवा यहाँ पर इतने हैं कि शरद पक्ष में आप घर पर 1 घंटा तक खड़े रहोगे तो आपको कौवा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आते ही आपका शरद का सारा काम है, सारा यहाँ हो जाएगा। यहाँ कम से कम 15-20 तरह के पक्षी आ रहे हैं और सुबह से शाम तक हज़ारों पक्षियों का आगमन होता है। सुबह 5-5:30 बजे तो हम यहाँ कौवों को बहुत लंबे समय से नमकीन वगैरह या रोटी वगैरह देते हैं, तो सैकड़ों उस वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। और कबूतर 5-4 जगह है, वो आप देख ही रहे हैं। अभी हर जगह 100 50 की संख्या में बैठ रहते हैं। 20-25 यहाँ मोर है, मतलब तरह तरह के पक्षी हैं यहाँ। इस हरियाली को देखते उनके लिए वातावरण फिट है और हम लोग भी उनके संरक्षण का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि जो पुराने मकान बने हुए हैं उन पे तीसरी मंजिल पे एक पीपल लगा हुआ दिखेगा। आप कहीं आइडिया लगा सकते हैं या कहीं सोच सकते हैं कि वहाँ पीपल की जड़ कहाँ गई होगी? हमारे शास्त्रों के तहत या हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषियों ने भी इसका अनुसंधान किया कि कौवे की विष्ठा से, कौवे की बींट से एक ऐसी शक्ति है उसके अंदर कि वो जहाँ बींट करता है वहाँ पीपल और बड़ दोनों ही हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करने वाले पेड़ हैं। और उन दोनों पेड़ों को जीवित रखने के लिए कौवा एक ऐसा पक्षी है जो हमें प्रदान करता है। क्या होता है कि कौवा पीपल पे बैठ करके या बड़ के पे बैठ के और उनकी जो निमोली है, उनके जो फल हैं, उनको खाता है। कौवे के पेट में एक ऐसी क्रिया है कि वो खाने के बाद जब वो विष्ठा करता है तो उसमें पेट में एक प्रोसेसिंग होकर के उस बड़ या पीपल के बीज जो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे, न उनकी डालियां से मिलेंगे, वो बीज वो जहाँ भी विष्ठा करता है वहाँ वो यदि उनको अच्छा वातावरण मिलता है, पानी मिलता है थोड़ा बहुत, या ये अपने चूने की निपाई मिलती है, तो वहाँ वो पेड़ लग जाते हैं। तो ये एक भी बहुत बड़ा कारण है कि कौवे को बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि कौवा नहीं बचा तो हमारे यहाँ से पेड़ और पीपल और बट दोनों समाप्त हो जाएंगे। जबकि आपको पता है बड़ और पीपल की आयु बहुत लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक देते हैं। इनसे औषधियाँ बनती हैं, ये ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं, हमारे लिए प्राणवायु को सबसे ज़्यादा शुद्ध करके देने वाला, 24 घंटा शुद्ध वायु देने वाला पीपल है। सामाजिकी वन प्रभाग द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में पिछले 31 सालों में करीब 26 लाख कौवे विलुप्त हो चुके हैं। आज इनकी आधी से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जो कि खतरे की निशानी है। कौवे को बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। हमारी लोकोक्तियों में और कहावतों में भी इसे जगह दी गई है, जिससे यह साफ होता है कि यह पुराने समय से ही हमारा नजदीकी मित्र पक्षी रहा है। दूसरे पक्षियों की बात करें तो गिद्ध लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही मैना, बुलबुल, कोयल, गोरैया, उल्लू के अलावा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण भी खतरे में है। कभी राजस्थान में हजारों गोडावण थे, जो आज सिर्फ 150 की संख्या में बचे हैं। मनुष्य की ही तरह सभी तरह के जीव इस प्रकृति का ही हिस्सा हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यह श्रृंखला टूटती है तो मानकर चलिए कि आने वाले समय में मानव प्रजाति भी खतरे में आ सकती है। आइए प्रकृति को बचाने के लिए बेजुबान पशु पक्षियों को बचाएं। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है तो हमें प्रकृति को बचाना होगा।
और प्रकृति तभी बचेगी जब पेड़ पौधे, जंगल और बेजुबान पशु पक्षी बचेंगे।